नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति अपने आप में एक ऐसा उच्चारण है कि आपको गहन शांति की अनुभूति होने लगती है जब आप बोलने लगते हैं। सेहत से जुड़ा हुआ शब्द है ये। सेहत सिर्फ शरीर की नहीं, मन की सेहत भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने इस पूरे प्रोग्राम में इसी की बात कर रहे हैं और पिछले लगातार कुछ एपिसोड्स में हमने जो है शरीर की बात की है और शरीर के अंगों की बात की है, उसके सिस्टम को समझने की कोशिश की है, प्रयास किया है, समझाने की कोशिश की है, आप तक पहुंचाने की बात की है। शरीर के 8 जो ऑर्गन सिस्टम हैं उनमें क्या है और उनमें किस तरह की बीमारियां हो सकती है, उन बीमारियों से कैसे निजात पा सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आज फिर हमारे साथ हमेशा की तरह बने हुए डॉक्टर सतीश गुप्ता सर, जाने माने वरिष्ठ चिकित्सक। सर बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में हमने हार्मोनल सिस्टम की बात की थी। अब एक चूँकि कुछ संदेश इस तरह के पहुँचे हैं कि भाई मसल्स पर बात की जाए, मस्कुलर और जॉइंट्स पर बात की जाए, तो अगर आप परमिट करें तो उस पर बात शुरू करें। बिल्कुल, हम सीक्वेंस में हैं। बिल्कुल, लोगों की डिमांड बिल्कुल ठीक है। जिस 6 सिस्टम के बाद नेक्स्ट सिस्टम ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या बात है। तो जो है हमारी जो मस्कुलोस्केलेटल 3 चीज़ें उसके अंदर आती हैं। एक तो बोन्स हैं हमारे अंदर, जैसे बताया गया था आपको एक एपिसोड में कि 206 बोन्स है हमारा शरीर, मतलब जो हमारा मसल्स, ये इंसान के अंदर टोटल 206 बोन्स हैं, 206 बोन्स जो बना है। और इन बोन्स में आपस में फिर कनेक्शन जो है वो है आपस में, जिसे जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं। जोड़। अब देखिए, अगर हड्डियाँ सब सीधी सीधी होती तो क्या हम कुछ कर पाते? मूवमेंट ही नहीं होता था। मूवमेंट ऐसे तो हम खाना भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं काम कर सकते। तो बिना जोड़ों के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जोड़ हैं, शोल्डर जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, फिर हाथों में भी यहाँ छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, वो भी हैं। फिर ये छोटी, और यहाँ भी 30 में 3 हड्डियाँ हैं, 1 2 3। तो जिससे फिर हम उंगली मोड़ सकते हैं ना जी, हम एक्शन लिख सकते हैं, वो चीज़ इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा मसल्स एंड जॉइंट्स ना। फिर ये जो है इसमें जोड़ पर ये उंगली मुड़े कैसे? अगर जोड़ भी हो तो मुड़े कैसे? तो इसको मोड़ने के लिए क्या चाहिए? लीवर चाहिए, कुछ पुलिस चाहिए। तो वो मसल्स हैं जो लिगामेंट्स हैं, वो पुलिस का काम करती है। लेकिन जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इसको यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसको कैसे खींच रही है, फिर ऐसे खींच रही है। और जितनी मसल पावरफुल होगी उसको जोड़ से खींच सकते हैं, राइट। तो ये जो मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, ये सारा सारा एक सिस्टम के रूप में कार्य कर रहा है। आप सोचिए, अगर इंसान के अंदर हड्डियां ना होती, जॉइंट्स ना होते, आदमी कैसा होता? क्या शक्ल होती? नहीं होता। क्या पैर ऐसे होते? क्या हम चल पाते? तो इंसान की फ्रेमवर्क है, क्या है? बोन्स। ये पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इंसान किस लिए है? क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसके अंदर है, उस शरीर में इंसान जैसा लगता है ना। तो ये जो है, ये बहुत ही एक सिस्टम ऐसा है, इसका फिर कनेक्शन हमारे मन से है। फिर आप कहेंगे हर बात में हम मन को क्यों लेके आ रहे हैं, है ना। अब देखिए, ये जो एक जॉइंट है, ये एक्चुअली एक पावर को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए तो गर्दन माना क्या है? ये नेक जॉइंट है। नेक में जॉइंट्स हैं, 7 हड्डियां जो यहाँ पर नेक में वर्टिब्रा हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये 7 वर्टिब्रा हैं। तो इनकी मूवमेंट कैसे होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। इट रिप्रेजेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी, पावर टू सी बिहाइंड, पीछे देखना, साइड में देखना, पीछे को देखना, फ्लेक्सिबल रहना। अगर आप रिजिड हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिजिड का मतलब इसका फिर हमारे मन के विचारों से है। अगर आप मन में रिजिड हो जाते हैं किसी बात पे, स्टबर्न हो जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, तो क्या होता है? आप गर्दन को भी टाइट कर लेते हैं। गर्दन आपको नहीं पता लगता कि तो आप टाइट हो जाते हैं अंदर से। तो गर्दन टाइट होगी तो ब्लड फ्लो, यहाँ बोन्स, 7 बोन्स हैं, उसके आसपास ब्लड फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा? जो बोन्स में से कैल्शियम बाहर निकलता जाएगा, डीमिनरलाइजेशन होता जाएगा, और कैल्शियम निकलेगा तो फिर क्या होगा? वो बोन्स के बीच में जो डिस्क है, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होती है, जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, वो क्या होगी? लूज हो जाएंगे, और उससे फिर डिस्क आगे पीछे हो जाती है, और उससे फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है अर्ली उम्र में। पहले लोगों को स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता था सर। अभी बहुत कम, अभी तो 30 कम साल में हो रहा है स्पॉन्डिलोसिस की काफी शिकायत। 35 साल में हो जाता है, फिर चक्कर आने लगते हैं, लोगों को तकलीफ होने लगती है। उसका कारण ये है कि आज का इंसान स्टबर्न, जिद्दी हो गया, रिजिड हो गया। मैंने ऐसे ही करना है, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे यही चाहिए। तो इसी तरह से मतलब हर जॉइंट का कनेक्शन एक्चुअली पावर से है। जो 8 शक्तियाँ हमारी जो आत्मा के अंदर कहते हैं ना, वो 7 एनर्जी, इनेट एनर्जी आत्मा में है, वो जो है इसके अंदर जो है, उसमें से जो
जो सातवीं चीज़ है वो है शक्तियाँ। 8 शक्तियाँ जो बताई थी आपको कि वो एक तो पावर टू डिस्क्रिमिनेट, जैसे कि हिंदी में कहे तो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज, देन पावर टू विड्रॉ, जैसे कछुए के माफिक, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं वो कछुए के जैसे पावर टू विड्रॉ, समेटने, विस्तार को सार में लाने की शक्ति जी। जब जो चीज़ खानी है कछुआ जैसे करता है, खाना है तो मुंह बाहर निकालता है, फिर खाने के बाद मुंह अंदर कर लेता है, पैर चलना है तो पैर बाहर निकालता है, फिर अंदर कर लेता है। तो ऐसे विस्तार को सार में लाया, कभी सार को विस्तार में ले जाना, कभी विस्तार को सार में ले आना। स्पॉन्डिलोसिस के बारे में ज़्यादातर तो ये कहा जाता है कि भाई आपके चलने में, आपकी या तो रोड ऐसे हैं या फिर मोटरसाइकिल चलाने में, या आपका बैठने का सिस्टम ऐसा है कि आपका वर्किंग प्लेस आपका ऐसा है कि जहाँ पर आप इस तरह से बैठते हैं कि उसकी वजह से स्पॉन्डिलोसिस। वो भी एक कारण है। सब जो लोग जैसे राइटिंग वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वो लगातार गर्दन को झुका के रखते हैं ऐसे जी, वो लिखते रहते हैं जी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, वो भी गर्दन के मूवमेंट ठीक नहीं रखते हैं, गर्दन का पोस्चर ठीक नहीं रखते हैं, सारा टाइम कंप्यूटर पे यूँ लगे रहते हैं, है ना, तो वो गर्दन आगे। तो ये भी बड़ा कारण है कि मसल्स उससे रिजिड हो जाती हैं, वहीं पर गर्दन में उससे ब्लड फ्लो बढ़ा रहता है लंबे समय तक, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा। तो वो जो है ये मन का फैक्टर है और ये तन का फैक्टर है। हाँ, तन के फैक्टर के बारे में फिर भी लोग जानते हैं क्योंकि वो डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि आप अंदर से मन से जो है रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि मन के फैक्टर 24 घंटा काम करते हैं जी। तन का फैक्टर तो फिर भी आपके 4 घंटा काम करेगा, 6 घंटा, 8 घंटा काम करेगा। ये तो दिन रात सोते जागते काम करते हैं, क्योंकि मन तो आपके साथ 24 घंटा है, कंप्यूटर तो आपके साथ 6 घंटा, 8 घंटा है, नहीं? तो इसको मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है कि आपकी वर्किंग प्लेस कैसी है, आप कहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ की स्थितियाँ कैसी है, वो ज़रूर असर करती हैं आपके ऊपर, लेकिन मन का सीधा कनेक्शन है, मन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके शरीर की बीमारियों पर। हम उसी पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश गुप्ता जी सर। तो मन का मतलब एक्चुअली मन और तन दोनों इम्पोर्टेंट है ना। वो पोस्चर भी हमारा ठीक होना चाहिए, बैठने का, कार्य, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बीच में गर्दन की मूवमेंट कर लेना, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो, है ना, गर्दन सीधी रख के कार्य करना, ऑफिस में भी सीधी गर्दन रख के कार्य करिए, वो सब इम्पोर्टेंट है। और खाली ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम लोग खाली मन की बात है, मन ज़रूरी है, तन के पोस्चर भी बहुत ज़रूरी है, और फिर खान पान भी ज़रूरी है। हड्डियों में विटामिन डी होगा, खून में आपके विटामिन डी होगा तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, तो कैल्शियम भी ठीक खाना ज़रूरी है। ऐसी चीज़ खाएं जिससे कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होता है जी। और नेचुरल दूध, जैसे दूध जो है गाय का दूध, जैसे एक बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। आप अगर 1 किलो दूध ले रहे हैं तो आपका 1000 मिलीग्राम कैल्शियम आपको मिल रहा है, लगभग एवरेज रिक्वायरमेंट 500 मिलीग्राम है। आधा किलो दूध लेते हैं तो आधा किलो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, खाली दूध से पूरी हो जाती है। सब्जियों में है, फलों में है, आप गेहूँ में है, चने में है, नेचुरल कैल्शियम आपको मिल रहा है। हालांकि सब्जियों का कैल्शियम बहुत कम एब्जॉर्ब होता है, किंतु सबसे अच्छा कैल्शियम दूध का एब्जॉर्ब होता है। इसलिए माताओं को, जो स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको हम बताते हैं कि आप दूध जरूर पिएं, है ना। और हर आदमी के लिए दूध पीना अच्छी बात है, किंतु गाय का दूध पिएं तो बहुत अच्छी बात है जी। या आपको जो है शहरों में डबल टोन मिल्क मिलता है जिसमें फैट कम होता है, वो दूध पिएं, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, वो आप पी सकते हैं। तो फिर खान पान भी बहुत ज़रूरी है, मन भी ज़रूरी है, और फिर आपके पोस्चरिंग भी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है जी, ताकि आपकी बोन्स में ब्लड फ्लो ठीक रहे, वो ठीक रहे। जैसे फिर कमर के, जैसे मैं जॉइंट की बात करूँ तो जैसे बात है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, जैसे सबसे ऐसे मजबूत होती है ना कमर की हड्डी, इसकी कछुए की, है ना, कमर ही तो है, खोल क्या कमर है उसकी, है ना। देखो कमर कभी टूटती नहीं है उसकी, है ना, वो भी चला जाए ट्रक भी तो नहीं टूटती है। तो ये विस्तार, अगर आप जो छोटी बात को बड़ा कर देते हैं तो रीढ़ की हड्डी जल्दी खराब हो जाती है। ऐसे घुटने, आजकल घुटने किनके खराब होते हैं, आजकल घुटनों की बीमारी बहुत बढ़ रही है, नी जॉइंट, इसलिए आजकल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट बहुत बढ़ रहा है। तो इनका क्या कनेक्शन है? इनका कनेक्शन भी हमारे मन की शक्ति, उस आत्मा की शक्ति जो आ रही है ना, समेटने की शक्ति है, और शक्ति है, मतलब हर जॉइंट का कनेक्शन किसी ना किसी, मैं आपको सिर्फ संक्षेप में इतना ही बताना चाहूँगा कि कोई ना कोई आत्मा की उस शक्ति से है ना, उन 8 में से एक शक्ति से है, या 2-3 शक्तियाँ कंबाइंड से है, जिससे वो जॉइंट प्रभावित होता है। अगर वो शक्ति आपके अंदर कम है तो आपका वो जॉइंट जल्दी खराब हो जाता है। मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स में ऐसे, हालांकि मेरा मुख्य विषय जो है हृदय रोग है और दूसरी बीमारियां भी हैं, किंतु कई बार क्योंकि पेशेंट्स का जो फेथ होता है, तो कई पेशेंट्स मुझसे आके
बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो है ये प्रॉब्लम, घुटने जो ख़राब हो गए हैं, मुझे ये या गर्दन की हड्डी ख़राब हो गई, या मेरी कमर की प्रॉब्लम है, या ओवरऑल मेरा ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, सारी हड्डियाँ खोखली हो गई हैं। तो ये जो है जब मैं उनको बताता हूँ कि आप इस तरह से आप अंदर सहन शक्ति पैदा करें, सामना किस तरह से पैदा करें, वो भी कैसे पैदा करें, उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जब वो इसको सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, तो उनके वो नी जॉइंट जो ऑपरेशन होने वाले थे वो भी ठीक हो जाते हैं। गर्दन की हड्डी जो इतनी हालत में ख़राब थी कि बहुत तंग थे, वो उससे वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये जो है सचमुच में कैसे मन की शक्ति का प्लस प्रयोग करके, आत्मा की शक्ति का, और टीम पॉजिटिव बना करके। अगर टीम आपकी नेगेटिव रहती है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि जब टीम आपकी नेगेटिव है तो आपके कॉर्टिसोल ज़्यादा हार्मोन निकलता है जी, और कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, 8 बजे वो कॉर्टिसोल क्या करेगा, आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकाल देगा। ओहो, तो कैल्शियम निकल जाए तो हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी तो टूटने लगेंगी, तो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट का, कमर का हो जाएगा, गर्दन का हो जाएगा। डॉक्टर साहब समय ने अगर इजाज़त दी तो अगली बार हम ज़रूर जो है एक एपिसोड सिर्फ जॉइंट्स पर करेंगे और हड्डियों पर करेंगे, क्योंकि ये समस्या आज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और स्पेशली महिलाओं में ये समस्या बहुत, ये बीमारी आज बहुत। 20% लोगों को हड्डियों की तकलीफें हैं जी। 100 में से 20 लोगों को, और स्पेशली जो हमारी माताएं हैं 45-50 साल के ऊपर की, जो मेनोपॉज हो जाता है, तो लगभग 50% हमारी माताओं को जो ये प्रॉब्लम, हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाना। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मैं लास्ट में बता देना चाहूँगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कितना भी आप कैल्शियम खा लीजिए, अगर आपके अंदर विटामिन डी नहीं है तो आपको आपकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं जाएगा। और सबसे अच्छा विटामिन डी बनाने का साधन जो है हमारी बॉडी में, आपको कोई गोली खाने की आवश्यकता नहीं है जी, आप सिर्फ सुबह स्नान करके, नित्यक्रम से निवृत्त होकर के और स्नान कर ले, और उसके बाद सूर्य उदय के साथ लगभग आधा घंटे से ज़्यादा, आधा घंटा या 45 मिनट हल्की सनलाइट में वॉकिंग कर ले, तो आपके अंदर विटामिन डी जितना चाहिए आपको रोज की रिक्वायरमेंट पूरी मिल जाएगी। आपको गोली खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज अधिकतर लोग घरों में रहते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, तो विटामिन डी मिलता ही नहीं, बनता ही नहीं बॉडी में। बॉडी खुद सिंथेसाइज करते धूप में, तो वो आप सन से अपने आप को एक्सपोज करते हैं, सनलाइट से एक्सपोज करते हैं, तो विटामिन डी अपने आप बनता है और आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। हड्डियों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और मैंने डॉक्टर साहब से समय ले लिया है, उनसे ये एश्योरेंस भी ले लिया है कि अगली बार जब वो बात करेंगे हम किसी तरीके पूरा टॉपिक जो है, पूरा एपिसोड जो है, हम हड्डियों के एक डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के साथ, एक एक्सपर्ट के साथ, हम डॉक्टर सतीश गुप्ता भी हमारे साथ रहेंगे, हम बात करेंगे। और एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया गया है इसमें कि विटामिन डी होना आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है और उसको लेने के लिए आपको कोई टैबलेट, कोई कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हल्की धूप निकले, आप अपने शरीर को लेकर उस धूप में चहलकदमी कर लें, हल्की सी वॉक कर लें आधे घंटे की, जितना विटामिन डी चाहिए आपको उतना आपको मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ से। तो ये हुआ हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। अब जो नेक्स्ट सिस्टम जो है, हमारा आखिरी सिस्टम, जो 8वां सिस्टम है जी, वो कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो सब, उसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हर क्रिया में जो भी शरीर में हम कर रहे हैं, जो भी क्रिया है, उसमें जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं 80,000 बिलियन कोशिकाओं में, और वो ट्रांसपोर्ट मीडियम हमारा ब्लड है, उसके द्वारा फिर वो कहाँ आते हैं, किडनीज में आते हैं। तो दोनों किडनीज हमारी लगभग जो है उसमें, जिसमें लगभग 1 करोड़ के आसपास वो नेफ्रॉन्स रहते हैं, ग्लोमेरुलाई, जैसे छन्नियाँ, जैसे छन्नी होती है खून छान, जैसे हम चाय छानते हैं, ऐसे खून छानने की छन्नियाँ उसमें लगी हुई हैं दोनों किडनीज में। तो वो खून छानने की छन्नियाँ जो है वो जैसे खून जाता है हमारी बॉडी में, लगभग 5 लीटर खून होता है एवरेज आदमी में, जो भी एवरेज वेट के जो इंसान होते हैं, और वो खून फिर हमारी किडनीज में जाता है। लगभग 100 ml ब्लड 1 मिनट में किडनी छान देती है। 1 मिनट में 100 ml ब्लड छन जाता है, तो समझिए 50 मिनट में पूरा 5 लीटर खून छन जाएगा, है ना। तो हर घंटे में मतलब आपकी किडनी पूरे खून को साफ कर रही है। यानी ये तो एक कितना बड़ा रिफाइनरी जो होती है, बहुत वंडरफुल रिफाइनरी ना जी। जो भी टॉक्सिक पदार्थ है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, या यूरिक एसिड है, या एक्स्ट्रा जो भी बॉडी में टॉक्सिन बने हैं जी, एक्स्ट्रा नमक है, एक्स्ट्रा कुछ भी है, जो चीज़ एक्स्ट्रा बन गई है, वो जो है आपका वो यूरिन, पानी है एक्स्ट्रा बॉडी में जो मेटाबोलाइज होकर नीचे किडनी में पहुंच गया, वो सारा फिर जो वो लेकर के किडनी उसको छान करके और उसको यूरिन के बहाने उसको यूरिन बना देती है, और वो फिर यूरिन अपने यूरिन ब्लैडर से होता हुआ वहाँ स्टोर होता है, और वहाँ से फिर हमें 3-4 घंटे में जब भी हमें बाथरूम जाना होता है, फिर प्रेशर जब यूरिन ब्लैडर भर जाता है तो फिर हमें फील होता है कि हमें वॉशरूम जाना है, तो फिर हम
जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सारा जो टॉक्सिन्स है बॉडी के, क्योंकि आपको शायद पता हो इस बात के बारे में, कभी सुना हो आपने, हमारी बॉडी में जितनी सेल्स हैं, हर कोशिका, हर सेल 1 सेकंड में उसके अंदर 1 लाख रिएक्शंस होती हैं, 100,000 रिएक्शंस 1 सेकंड में होती हैं, 1 सेकंड में। तो ये आप समझिए 80,000 बिलियन कोशिकाओं में कितने, मल्टीप्लाई बाई 80,000 बिलियन सेल्स। तो हर जब 1 लाख रिएक्शंस होती हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, तो उसके टॉक्सिन भी कितने बनते होंगे? कोई भी कार्य का, हम कोई भी कार्य हम बैठे, कोई कार्य तो स्थान गंदा तो होगा ही जी। तो वो कार्य जब वो टॉक्सिन निकल भी जाते हैं, तो 1 सेकंड में निकल, 1 सेकंड धड़कन में कितना समय? 0.85 सेकंड जी। तो टॉक्सिन बन भी गए और साफ भी हो गए। कि तो जब हम 1 सेकंड से ज़्यादा, मतलब हम जल्दी, चिंता, गुस्सा के अंदर, फिर वही बात हम आते हैं, मन की बात, हमारे विचार जो उसमें तेज चल रहे होते हैं, तो उसमें 1 सेकंड के में 1 लाख रिएक्शन होने की वजह 1.25 लाख रिएक्शन हो जाते हैं, 1.25 लाख रिएक्शन, 1.5 लाख हो जाते हैं। तो उतनी ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो, टॉक्सिन उतने ज़्यादा बनते हैं, पर बॉडी कैपेसिटी कितनी है टॉक्सिन निकालने की? 1 लाख। 1 सेकंड में 1 लाख जितने टॉक्सिन बने उसको निकाल पाती है, किडनी साफ कर पाती है, उससे अधिक निकाल नहीं सकती। वो जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन, वो जिस भी अंग में, हमारे 8 अंग जैसे बताए, उनमें से एक जन्म से ही कमज़ोर होता है, उसे टारगेट ऑर्गन कहते हैं। किसी का हार्ट है, किसी का ब्रेन है, किसी की आंखें हैं, किसी की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डी है, किसी की लीवर है, किसी की आंतें, मतलब किसी के अलग अलग, किसी के लंग्स हैं। तो सारे टॉक्सिन्स का असर फिर जो कमज़ोर अंग है उसमें जमा हो जाएगा। जैसे कहीं सपोज ये फर्श है, फ्लोर है, सारे फ्लोर पे पानी इकट्ठा नहीं होगा, अगर आपने 1 बाल्टी एक्स्ट्रा पानी डाल दिया तो जहाँ गड्ढा होगा ना वहीं जमा हो जाएगा, बाकी सारा आगे बह जाएगा। तो जो अंग कमज़ोर है वहीं पर वो टॉक्सिन जमा हो जाएगा। वही फिर वो हमारे आर्टरी के ब्लॉकेज का, या गांठ बनने का, या ट्यूमर बनने का, या कैंसर बनने का, उस जहाँ वो सेल्स टॉक्सिन ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे लिमिट से ज़्यादा, वहाँ पर ही वो बीमारी पैदा हो जाएगी। आंतों में हो तो आंतों में हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, वो पार्ट वीक हो जाए, इन्फेक्शन वहाँ हो जाएगा। हड्डियों में होगा तो हड्डियों में वो एरिया टूटने लगेगा, टॉक्सिन्स वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, वो हड्डियाँ वहाँ से भुरभुरी हो जाएंगी या ब्रिटल हो जाएंगी, टूट जाएंगी, और वहाँ ऑस्टियोफाइट बन जाएंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ये सारा फिर मन का कनेक्शन फिर यहाँ आ गया, है ना। तो नेगेटिव टीम, इसलिए मैंने कहा थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले भी सोच लो, है ना। देखने से पहले भी देख लो, ये देख रहा हूँ जिससे फायदा है कि नुकसान है, जिससे मैं बीमार हो रहा हूँ, हीलिंग हो रही है। बोलने से पहले भी सोच लो, है ना। खाने से पहले भी सोच लो, सुनने से पहले भी सोच लो। तो आपका हर कर्म उसके पहले सोच लो कि मुझे हील करेगा या हील दाई है, हील दाई सेल्फ, हेल्दी। और नेगेटिव टीम या पॉजिटिव टीम कहाँ से आती है फिर याद रहे। अगर मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ के रह रहा हूँ, हर कार्य कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव टीम आएगी। अगर मैं अपने को रोल समझ के रहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। कई लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, कोई लोग सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। वो दोनों ही गलत है जी। तो वो रोल कॉन्शियस होकर के जीते हैं या मेटेरियल कॉन्शियस होकर जीते हैं, तो उससे नेगेटिव टीम आएगी। इसकी बजाय सोल कॉन्शियस होकर जिएंगे। स्वस्थ माना ही स्व माने आत्मा, स्था मन स्थित। स्व मीन्स सोल, स्था मीन्स कॉन्शियस। सो हेल्दी मीन्स सोल कॉन्शियस। Twinkle, twinkle, little star. I am a shining star. I am a bright star. I am a sparkling star. I am making the body function. अब मैं परमात्मा के संतान हूँ, तो सातों एनर्जी आपके पास आ रही हैं, आत्मा से मन से होती बॉडी में जा रही हैं, और सदा स्वस्थ रहेंगे, सदा खुश रहेंगे, और सदा क्या करते रहेंगे? गीत गाते रहेंगे खुशी के, और डांस करते रहेंगे। यानी जब आप आनंद की स्थिति में होते हैं तो आपका शरीर भी अंदर से इतना ज़्यादा हेल्दी हो जाता है कि कुछ अगर बीमारियां होने वाली भी होती हैं, उसके नज़दीक भी आने वाली होती हैं, तो वो दूर चली जाती हैं। हमने इस एपिसोड के साथ ही यहाँ पर कंप्लीट किए हैं 8 ऑर्गन सिस्टम बॉडी के, यानी शरीर के सिस्टम्स की हमने बात कंप्लीट कर ली है। अगली कड़ी में जब आपसे मुलाकात होगी, तब हम एक नए विषय के साथ, सेहत की बात के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। हमें ख़त लिखना ना भूलिएगा, मेल्स करना ना भूलिएगा। हमारा फ़ोन नंबर बिल्कुल नीचे की तरफ चलता है, स्क्रॉल होता है, तो उस फ़ोन नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हमें ख़त लिखिए, हमसे संपर्क कीजिए। किसी भी तरह की समस्या हो हमें ज़रूर लिख भेजिए। डॉक्टर सतीश गुप्ता हमारे साथ बने रहते हैं, बने रहेंगे आपके जवाब देने के लिए। अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार। ओम शांति।